ओके, देखिए बच्चों, आज से आपके लिए अग्निवीर आर्मी जीडी के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम इस प्रैक्टिस के साथ प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस सेट के साथ, और प्रैक्टिस करने के साथ साथ हम सारे सवालों को लगाना सीखेंगे और आपको समय भी बचाना है एग्ज़ाम में, कैसे सॉल्व करना है। और बिल्कुल सेम पैटर्न का ही प्रैक्टिस सेट बनाया गया है आपके लिए, जो आपको डायरेक्ट सीधा सीधा एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, देखते हैं, आइए पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आपको बताना है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, बताइए। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जानना थोड़ा ज़रूरी है। देखिए, संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं, प्राकृतिक संख्या, इन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर। इन्हें क्या कहा जाता है, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर वो संख्याएं होती हैं जो एक, जैसे 2, 3, 4 ... अनंत तक जाएंगे। ये सारी संख्याएं कैसी होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती। तो इसमें से बताएंगे आप सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी हो जाएगी, 1। आपका ये वाला आपका ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है 0.18 का मान कितना होगा, और 8 पर निशान लगा है बार का। तो इससे आपको सॉल्व करना बताना है। बताइए कैसे बताएंगे आप, कोशिश करिए। देखिए, हम बताते हैं आपको 0.18 और ये बार, जब इसको सॉल्व किया जाता है तो आपने पढ़ा होगा, एक जैसे ये लिखा होता है, जैसे 0.3 पर बार है, तो आपको पता होगा जब इसका मान निकाला जाता है तो क्या आ जाता है, 3, और जितने अंक पर बार का निशान होता है उतने ही क्या आ जाते हैं, बटे में 9 आ जाते हैं। तो हम इसको कितना लिख लेते हैं, 3/9। ठीक है, अब इसी प्रकार से एक सवाल ऐसा भी आएगा कि सभी अंकों पर बार का निशान नहीं होगा, सभी अंकों पर बार का निशान नहीं होगा। तो जितने अंकों पर बार का निशान होता है उतने तो 9 आ ही जाने हैं। ठीक है, ऐसे लिखेंगे इसको, उतने क्या आ जाएंगे, 9। और जिस पर बार का निशान नहीं होता उतना क्या आ जाता है, 0। और एक और बात होती है कि इसमें से क्या करना होता है, अंश में से जिस पर बार का निशान नहीं होता उसे माइनस भी किया जाता है। तो हम 2 को क्या कर देंगे, 1 को क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है, तो ये आंसर आपका बनेगा कितना, 17/90। ये आपका आंसर है। आप ऑप्शन देख लीजिए कितना हो जाएगा, 17/90, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है a की पावर -9, ये कितना मान होगा, बताइए। a की पावर, आपने पढ़ा होगा x की पावर -1 कितना होता है, जब पावर को हम अपोजिट साइड ले जाते हैं, भाग में घात क्या होती हैं, घटती हैं। तो इसी प्रकार से जब इसको हम भाग में लेकर आएंगे तो भाग में घात क्या हो जाएगी, ये +1 हो जाएगी। ऊपर जाती है तो -1 हो जाती है, और बटे में आती है तो +1 हो जाती है। तो इसका मतलब अगर इस प्रकार का कोई सवाल है तो इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो जैसे लिखा है a की पावर -9, ये a है और इसकी पावर कितना है, -9। तो इसको कितना लिखेंगे, 1/a की पावर +9। ये आपका आंसर, 1/a की पावर +9, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक बहुभुज में विकर्ण होते हैं। आपको बताना है एक बहुभुज में विकर्ण होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम सवाल आता है आपके आर्मी जीडी के लिए, इस प्रकार के ही सवाल आते हैं। ठीक है, और ये सवाल आपके आर्मी जीडी वाले में कई बार पूछा भी गया है। तो आप बताइए, ये फॉर्मूला है विकर्णों की संख्या, किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करना। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। फॉर्मूला होता है n -3/2, ये आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, विकर्णों की संख्या कितनी होती है, n-3/2। क्लियर। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। आगे है, एक वर्गाकार खेत का परिमाप 36 मीटर है तो उसकी एक भुजा कितनी होगी। बताइए, एक वर्गाकार खेत का परिमाप 36 मीटर है तो इसकी एक भुजा कितनी होगी। एक वर्गाकार खेत का परिमाप 36 मीटर है तो इसकी भुजा कितनी होगी, ये बताइए। देखिए बताइए, वर्ग क्या होता है, एक ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं, समान। एक ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं, समान। जैसे मान लीजिए अगर वर्ग की भुजा a है, जान लेना इसके बारे में, अगर वर्ग की भुजा a है तो वर्ग का परिमाप कितना होगा, वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, a और a सारे मिलाकर कितने बन जाएंगे, 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा 4a। कितना हो जाएगा 4a। अगर आपसे पूछ ले वर्ग का क्षेत्रफल, क्या पूछ ले, वर्ग का क्षेत्रफल, अगर आपसे वर्ग का क्षेत्रफल पूछ ले तो आपने पढ़ा भी होगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी होता है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर। अब इस वर्ग में एक चीज़ और आपसे पूछ ली जाती है, वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए। ये क्या होता है, डायगोनल विकर्ण पूछ लिया जाता है, वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए। वर्ग का विकर्ण कितना होता है, ये होता है √2 इंटू भुजा। वर्ग का विकर्ण कितना होता है, √2 इंटू भुजा। अगर a भुजा है तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा, a√2, भुजा के साथ √2 का गुणा करा देना है, तो ये विकर्ण कितना हो जाएगा, a√2। ठीक है, तो बता दीजिए इसमें क्या पूछा गया आपसे। ठीक है, तो इसमें पूछा गया एक विकर्ण का परिमाप दिया गया, बताइए परिमाप कितना होता है, 4 है, तो आप कह देंगे 4a = कितना है, 36। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 36/4, तो 4 से काटेंगे, 4 9 36, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 9। तो वर्ग की भुजा कितनी होगी, 9। आपका आंसर कौन सा है, सी। आंसर कौन सा है, सी। निम्न में से किसका मान 1 होता है, आपको बताना है इनमें से किसका मान 1 होता है। तो साइन, कॉस और टेन जो होते हैं, इनकी जो सारणी होती है उन सब की वैल्यू आपको क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। जब याद कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, याद कर लेंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, निम्न में से किसका मान 1 होता है। तो cot 45, तो cot 45 का भी मान 1 होता है। cot 45 का भी मान कितना होता है, 1 होता है। cot 45 का भी मान कितना होता है, 1 होता है। ऐसी प्रकार के sec थीटा, अगर आप sec थीटा निकालेंगे तो sec थीटा का भी मान कितना होता है, 1 रहेगा। और इसी प्रकार cosec 90 का भी मान कितना होता है, 1। तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर कितने हो जाएंगे, ये सभी। ठीक है, ये सभी। जैसे कुछ मान आप याद कर लीजिए, जैसे आपसे पूछा जाता है, ये खूब मान पूछे जाते हैं, साइन 45 कितना होता है, 1/√2। कॉस 45 पूछा जाता है, तो कॉस 45 कितना होता है, ये भी वही सेम वैल्यू होती है, 1/√2। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 कितना होता है, कोई बताएगा, साइन 0 कितना होता है, 0। ठीक है, कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 कितना होता है, 1। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको क्या करनी है, याद कर लेनी है। जैसे tan 30 का मान पूछता है आपसे, तो tan 30 कितना होता है, 1/√3। इसी प्रकार से tan 60 में पूछता है, tan 60 का मान कितना होगा, √3। tan 45 भी याद करना पड़ेगा आपको, tan 45 कितना होता है, 1। कुछ ऐसे मान हैं जो आपको क्या करने हैं, याद कर लेने हैं। ठीक है, और इन्हीं में से आपसे एक सवाल पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। 7 नंबर में लिखा है 3 सही 1/2 प्लस 2 सही 5/7 गुणा 7/19 माइनस 7/19 माइनस 1/2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व करना है। ये सरली सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, और सिंप्लीफिकेशन में आप जानते हैं किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, बॉड मास का। किसका प्रयोग करते हैं, बॉड मास का। बॉड मास का मतलब बी से मतलब क्या होता है, ब्रैकेट कोष्ठक, जो भी कोष्ठक के अंदर लिखा होता है उसे पहले सॉल्व करते हैं। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब हम इसके कह सकते हैं का, मतलब ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हम का सॉल्व करते हैं, का जिसके साथ लिखा होता है उसको पहले सॉल्व करते हैं फिर। ठीक है, डी का मतलब होता है भाग डिवाइड, एम का मतलब होता है मल्टीपल मतलब गुणा, ए का मतलब होता है एडिशन मतलब जोड़ना, और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना। तो पहले जब भी कभी भी सरलीकरण का सवाल आएगा तो हमें पहले ब्रैकेट, फिर का, फिर भाग, गुणा, प्लस और माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें ब्रैकेट और का नहीं है तो हमें इसमें से देखना पड़ेगा। इसमें से सबसे पहले क्या करना है, पहले हमें क्या देना पड़ेगा, भाग। तो पहले भाग दे लेते हैं। तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इनको पहले एक ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम इनको क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं थोड़ा। ये लिखा है जैसे 3 सही 1/2, इसका मतलब क्या होता है, 3 दूनी 6 और 1 7/2। इसको हमने यहाँ लिख लिया। ये इसको लिख सकते हैं कितना, 7/2 प्लस, फिर कितना लिखा हुआ है, 2 सही 5/7, 5 7 दूनी 14, 14 5 19, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19/7। फिर किसका निशान है, गुणा, फिर कितना लिखा है 7/19। ठीक है, माइनस 1/2। अब आपको पता है भाग का निशान है तो पहले भाग सॉल्व किया जाता है, तो इसका इसमें 2 में क्या लग जाएगा, भाग। और जब 2 में भाग लगेगा तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, ऐसे 1/2। 2 किससे आ जाएगा, भाग में। अब इसे क्या करना है, सॉल्व। अब आप जब इसे सॉल्व करोगे तो ये 19 से 19 कट जाएगा, और 7 से 7, तो यहाँ कितना बचेगा, 1। तो ये कितना हो गया, 7/2 प्लस 1 माइनस 2 दूनी 4, कितना, 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा, 1/4। अब इसे सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करने के लिए आप लासा ले सकते हैं। लासा कितना आएगा इसका, 2 और 4 का लासा कितना आएगा, 4। तो 2 का पाड़ा, 2 दूनी 4, तो 7 दूनी 14 प्लस, किसी के अपॉन में कुछ नहीं होता, क्या मान लिया जाता है, 1। तो 1 चौको 4, तो 4 एकम 4 माइनस 4 एकम 4, एक बार गया तो 1। तो इसे सॉल्व कर लेना है। बताइए, 14 4 18, 18 में से 1 जाएगा, कितना आएगा, 17/4। अब इसको सही बटा में लिख सकते हैं तो कितना आ जाएगा, अगर थोड़ा सही बटा में चेंज करेंगे तो कितना बनेगा, 4 चौको 16, 4 बार पूरा चला गया, कितना शेष बचा, 1/4। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 सही 1/4। तो ये आपका हमारा आंसर आ जाएगा। पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो इस प्रकार के सवाल आपके एग्ज़ाम में आते हैं और बड़े आसान सवाल होते हैं। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे यार, हमारे लगातार जो प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे हमारे द्वारा, उनका प्रयोग करेंगे तो आपके नंबर मैथ में पूरे आएंगे। ठीक है, कोई सवाल आपका गलत नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। लिखा है 220 तथा 300 का एलसीएम मतलब लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। आपको बताना है लासा। बताइए लासा कैसे निकालते हैं, सभी ने सीखा होगा। बताइए लासा। तो जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ा छोटी संख्याओं का कुछ लासा आपको बता दें निकालते कैसे। जैसे हमने क्या दिया आपसे, बताइए सर 16 और 12 का लासा बताइए। 16 और 12 का आपसे कोई पूछ ले, 16 और 12 का क्या बताइए, लासा बताइए। तो आप क्या करते हैं कि लासा निकालने के लिए या तो आप दोनों संख्याओं, एक तो छोटा सा ट्रिक होता है कि दोनों संख्याओं का आपस में क्या करा लो, गुणा। ठीक है, अब उस नंबर से भाग देना है जो दोनों का मासा है। ठीक है, उस नंबर से भाग देना है जो दोनों का मासा या दोनों में कॉमन है। आपको दिखाई दे रहा है सर इसमें 4 आता है, इसमें भी 4 आता है, तो हमने 4 का भाग दे दिया। 4 तिया 12 तो 16 तिया 48। तो इसका मासा कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। लासा कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। इसी प्रकार हमें इसका मासा निकालना है, इसका क्या लगाना है, लासा। लासा निकालने के लिए एक तो छोटा सा तरीका आप अपना सकते हैं। सर एक काम कर लें, हम 220 और 300 का आपस में क्या करा लें, गुणा करा लिया और फिर अपॉन लिख लिया। अब हमें ये पता करना है इसमें और इसमें दोनों में क्या कॉमन है, बस और कुछ नहीं करना है। दोनों में क्या कॉमन है, आपको दिख रहा है यहाँ क्या कॉमन है, 10, यहाँ भी क्या कॉमन है, 10,
या और 10 के अलावा और कोई कॉमन हो सकता है? संख्या 20 कॉमन हो सकती है क्या? कोई बताएगा? 20 कॉमन हो सकता है? बस आपको कॉमन पता करना है, कॉमन का भाग देंगे आपका लासा आ जाएगा। निकालिए, कोई बताएगा? ये यहाँ से इरेज कर देते हैं थोड़ा, ठीक है, ये यहाँ से क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। बताइए। बीस क्या कॉमन है? 20। तो आपने क्या कह दिया? 20 से इसमें भाग दे दिया। आपका लासा तुरंत देखो, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटोगे तो कितना कटेगा? 11, और 11 तिया 33 डबल 0, तो लासा कितना हो जाएगा हमारा? 33। सही है, डी ऑप्शन है। अगर आप पूरा विधिवत लगाना चाहते हैं तो आप ऐसे लगा लीजिए। देखो लगाने का तरीका ये होता है, कोई भी सवाल अगर लासा का लगाएंगे तो आप ऐसे ही लगाएंगे। संख्याएं कौन सी थी? 220 और कॉमा 300। अब आपको पता है जब तक आपको भाग देना होता है, जब तक कितना ना आ जाए नीचे 1, तो सबसे पहले किससे स्टार्ट करेंगे? 2 से। 2 से भाग देंगे तो 1 1 0 कॉमा 2 एकम 2, 2 पंचे 10 कितना? 0, 300। फिर आप 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 2 दूनी 6, 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? ठीक है, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। अब देखो किसका भाग जाएगा? अब 2 का नहीं जाएगा तो अब किसका जाएगा? 5 का, तो हम 5 का भाग दे लेंगे। ठीक है, जैसे ही आप 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, आगे 5 एकम 5, 5 25। अभी एक बार और 5 का चला जाएगा, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? ये इसमें नहीं जाएगा तो यही रहेगा। 5 से देंगे तो 5 तिया 15। अब 3 का भाग चला जाएगा एक बार, तो 11 और 1। अब और किसका चला जाएगा? 11 का, तो कितना आ जाएगा? 1। तो जब इसका हम लासा लिखेंगे तो इसका लासा कैसे लिखेंगे हम? तो ये लासा बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणा 3 और गुणा 11। ये इनका आपस में क्या कराएंगे? गुणा। आप गुणा कराएंगे, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 पंच 100, 100 तिया 300 और 11 तिया 33, तो कितना आ जाएगा? 33। ऐसे गुणा करा के आप क्या निकाल सकते हैं? लासा। कितनी भी संख्याएं हो, अगर मान लो 3 संख्या होती तो एक संख्या हम और इसके साथ लिख लेते, उसका भी लासा निकाल लेते। लेकिन हमने क्या बताया, अगर 2 संख्याएं हैं, अगर 2 संख्याओं का लासा निकालना है तो दोनों का आपस में क्या करा लो? गुणा। और ये देख लो कि दोनों में क्या कॉमन है, उसका भाग दे लो। आपका थोड़ा समय भी बच जाएगा और कैलकुलेशन भी जल्दी हो जाएगी। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला पूछा गया है, x का मान लो यहाँ कुछ नहीं, किसी संख्या का 40% कितना है? 12.8। तो आपको संख्या पता करनी है। बताइए। प्रतिशत क्या लिखा है? प्रतिशत। जैसे लिखा होता है 20%, इसका मतलब क्या होता है? 20%। 20% का मतलब ये है कि अगर ये 20 है और अगर हम प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो अपॉन में बटे में कितना आ जाएगा? 100। मतलब प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो 100 का क्या देंगे? भाग देना पड़ेगा। तो बस इसी प्रकार से आप यहाँ पर ये x क्वेश्चन मार्क लिखा है, यहाँ पर आप कोई संख्या x मान लीजिए और अपना सवाल निकाल लीजिए। जैसे हमने मान लिया क्वेश्चन मार्क की जगह कितना? x गुणा 40%, ऐसे लिख सकते हैं 40/100 बराबर में कितना है? 22 आप देख रहे हैं 1 0 से 0 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, कटेगा। और अगर काटना चाहे तो और भी कट जाएगा, लेकिन आप चाहें तो उस साइड भी भेज सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि सर x बराबर उस साइड कितना है? 12.8। अगर ये इसको उस साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। पलट जाएगा तो 10 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। क्लियर है? तो अब देख लीजिए, आप बताओ 10 ऊपर चला गया तो 10 का इसमें गुणा कराएंगे तो दशमलव हट जाएगा, ये वाला दशमलव क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो बचेगा कितना? सिर्फ 128/4। अब आपको 4 का भाग देना है। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो कितना आ गया? x का मान 32 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। तो ऐसे सवालों को लगाने के लिए हम इसी मेथड का प्रयोग करेंगे, जिससे कि ये सवाल जो है जल्दी हो जाएगा और आपका गलत भी नहीं होगा। ठीक है, तो अगले सवाल पर आते हैं थोड़ा। अगला लिखा है, एक दुकानदार ने कोई वस्तु 500 रुपये में खरीदी और उसे 600 रुपये में बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ये बताना है। तो बिल्कुल सेम, आप अगर आर्मी जीडी का पेपर दे रहे हैं
ठीक है, अगर आप आर्मी जीडी अग्निवीर का पेपर दे रहे हैं तो इस टाइप का सवाल 100% एक आना है, 100% इस टाइप का ही सवाल आता है आपके। ठीक है, लाभ हानि से एक सवाल आपको अवश्य मिलेगा और बिल्कुल सेम प्रकार का सवाल होगा, बस संख्याएं आपको अलग मिलेंगी। तो आपको सीख लेना है कि कोई वस्तु कितने में खरीदी जाए तो लाभ को लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत ये पता करने के लिए। ठीक है, देखो मूल्य जो होते हैं, एक है क्रय मूल्य और एक क्या है विक्रय मूल्य। एक क्या होता है आपका क्रय मूल्य होता है, ठीक है, एक होता है आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, एक क्या होता है आपका विक्रय मूल्य। एक मूल्य अंकित मूल्य भी होता है, लेकिन अंकित मूल्य जब आएगा डिस्काउंट वगैरह तभी पढ़ेंगे थोड़ा उसको। तो पहले हम क्रय मूल्य को हम कहते हैं थोड़ा सीपी और इसे कहते हैं एसपी, मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये पढ़ा होगा आपने। क्रय मूल्य का मतलब ये भी होता है कि जितने रुपए में कोई वस्तु खरीदी गई है उसे क्या कहते हैं क्रय मूल्य, मतलब खरीद मूल्य को हम क्रय मूल्य कहते हैं। खरीद मूल्य को क्या कहते हैं हम क्रय मूल्य कहते हैं। जो वस्तु खरीदी जाती है उसे हम क्या कहते हैं क्रय मूल्य कहते हैं, और जितने रुपए में बेची जाती है तो वो क्या कहलाता है विक्रय मूल्य। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मान लो कोई वस्तु आपने 100 रुपये में खरीदी और उसको आपने 110 रुपये में बेच दिया। कोई वस्तु आपने 100 रुपये में खरीदी और उसे कितने रुपए में बेच दिया 110 रुपये में बेच दिया। तो आपसे पूछा जाएगा बताइए लाभ प्रतिशत कितना है। क्या पूछा जाएगा आपसे लाभ प्रतिशत कितना है। लाभ प्रतिशत बताने के लिए आपको पता होना चाहिए तो पहले कितने का लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत जब भी निकाला जाता तो लाभ, ठीक है, लाभ बटे में क्रय मूल्य। हमेशा लाभ और हानि जो होता है वो हमेशा किस पर काउंट होता है क्रय मूल्य पर काउंट होता है, और गुणा 100। तो ये क्या बन जाएगा लाभ प्रतिशत। ये मान लो लाभ प्रतिशत का क्या होता है फार्मूला होता है इसी प्रकार का। ये इसी प्रकार बिल्कुल हानि प्रतिशत का भी फार्मूला होता है। अगर आपको हानि प्रतिशत निकालनी हो, ठीक है, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है कितने रुपए की हानि हुई है वो आपको लिखनी पड़ेगी। हानि बटे में कितना क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ और हानि किस पर आता है क्रय मूल्य पर ही पता चलता है। ठीक है, और गुणा में 100, क्योंकि अगर प्रतिशत बनाना है तो हमें 100 का गुणा कराना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जैसे ये सवाल था तो आपको यहाँ से पता चल रहा था इस वाले में सर 100 रुपये की वस्तु अगर 110 में बेचेंगे तो कितने रुपए का लाभ है 10 का। तो 10 का लाभ हुआ सर। अगर इसका प्रतिशत हम निकालते तो 10 का लाभ है कितने पर 100 पर, और प्रतिशत बनाने के लिए कितना गुणा कराते हैं 100 का। तो ये 100 से 100 कट जाता, तो इस वाले में सवाल में कितना आ जाता लाभ 10% इस वाले के लिए जो माना। अब आपका सवाल अपना सवाल देख लीजिए, उसमें क्या क्या गया। एक दुकानदार कोई वस्तु कितने रुपए में खरीदता है 500 रुपये में खरीदता है और कितने रुपए में बेच देता है 600 रुपये में बेच देता है। इसका मतलब उससे क्या हुआ लाभ हुआ। तो आप कहीं भी लिख लीजिए सर हमने वस्तु कितने रुपए की खरीदी 500 रुपये की और इसे कितने रुपए में बेच दिया 600 रुपये में बेच दिया। कितने में बेच दिया 600 रुपये में बेच दिया। अब आपको पता चला कि सर 500 की चीज़ जब हम 600 रुपये में बेचते हैं तो हमें लाभ कितने का होता है 100 का। तो आप लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला पढ़ें। लाभ परसेंट बराबर क्या होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। आप निकाल लीजिए सर हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट सर कितने रुपए का प्रॉफिट है 100 का, कितने पर 500 पर, क्योंकि सीपी का भाग लगता है। और प्रतिशत बनाएंगे तो कितने का गुणा कराएंगे 100 का ही गुणा कराएंगे। तो आप देख रहे हैं 1 0 0, इस 0 से ये 0 कट जाएगा तो कितना बचेगा 100 बटे 5। कितना बचेगा 100 बटे 5। अब और 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, कितना बचेगा 1 0। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 20% का लाभ। आंसर कितना आ जाएगा 20% लाभ। तो 500 कौन सा ऑप्शन रहेगा 500 की वस्तु 600 में बेची जाती है तो लाभ कितने % का होता है 20% का। आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सी ऑप्शन आपका कैसा है करेक्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार का सवाल आपके एग्जाम में 100% आता है। तो ऐसे सवाल आपको सीख के ही चलना है। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 11 लिखा है 11 23 तथा x का औसत 40 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। औसत का सवाल आ गया। औसत का भी सवाल एक आपके पेपर में आएगा। ठीक है, औसत बताइए। देखो क्या कहा गया है 11 23 और x का औसत कितना है 40। औसत क्या होता है बताइए। एवरेज का कोई फॉर्मूला बताएगा। औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है बताओ। औसत बराबर होता है, फॉर्मूला होता है कि संख्याओं की संख्या
संख्याओं का योग, संख्या नहीं, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, ये क्या होता है हमारा औसत होता है। बस इसका मतलब ये होता है जितनी संख्याएं देंगी उनको जोड़ो और जितनी संख्याएं हैं उस नंबर से क्या दे दो, भाग, और वो किसके बराबर होता है, औसत के बराबर होता है। तो अगर इस सवाल को हमें लगाना तो हमें कितना औसत पता है, औसत कितना है 40। तो हम क्या करेंगे, संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो संख्याएं जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 प्लस 23 प्लस x, संख्या कितनी है 3, बटे में कितना आ जाएगा 1 2 3, बटे में भी कितना आ जाएगा 3, यही औसत कितना दिया गया हमें 40, हमने किसके बराबर कर दिया, इसे सॉल्व कर लेना। अब बताओ अगर आप इसे जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 और 2 और 1 3, 34 प्लस x बराबर, इस 3 का इस साइड क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा 3 का गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 40 गुणा 3 120। अब ये 34 जो उस तरफ जाएगा तो घट जाएगा जाके, तो आप बताएंगे x बराबर कितना हो जाएगा 120, x बराबर कितना हो जाएगा 120 माइनस 34, आपको घटा लेना। तो आप जब घटाएंगे तो x बराबर कितना बचेगा 86, मतलब 86। तो ये आपका आंसर हो गया, x बराबर कितना 86, घटा लीजिएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 12 लिखा है 75 को छोटी से छोटी किस संख्या से भाग दिया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। ठीक है, समझना है सवाल। सवाल ये है कि 75 को इसमें से कौन सी छोटी संख्या से भाग दें कि जो भाग देने पर क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग क्या होते हैं, जो कंप्लीट नंबर होते हैं। जैसे 1 का वर्ग कितना होता है 1, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 4 का वर्ग कितना होता है 4 चौकों 16, इसी प्रकार से 5 का वर्ग कितना होता है 5 25। ये संख्याएं हैं, ऐसे मतलब बहुत सारी आप नंबर आगे भी लिख सकते हैं। वर्ग का मतलब जैसे हमने लिखा है 5 का वर्ग लिखा मान लो, तो इसका मतलब है कि किसी संख्या का आपस में अगर 2 बार गुणा है तो वह संख्या कैसी कहलाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी। जैसे 4 का वर्ग लिखा है, 4 का वर्ग मतलब इसको हम कितना लिख सकते हैं 4 गुणा 4, इसीलिए तो ये 4 का वर्ग कहलाता है। ठीक है, तो कोई संख्या आपस में गुणा करा दी जाए 2 बार तो वह कैसी बन जाती है, पूर्ण वर्ग होती है। तो अब हमें एक काम कर सकते हैं, या तो हम इसको ऑप्शन से लगा के चेक कर लें कि इसमें 3 का भाग देकर देख लें, 5 का भाग देकर देख लें, 15 का और 25 का भाग देकर देख लें। जो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो तो वो बता दिया जाएगा। ठीक है, किससे भाग देना हमें ये पता करनी है, 75 को किस छोटी छोटी संख्या से भाग दिया जाए। तो 3 से, 5 से, 15 से या 25 से किससे भाग दिया जाए, ये हमें क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो कोशिश करते हैं। देखो हम क्या करेंगे, ऑप्शन से अगर लगाना है तो आप क्या करेंगे, ये जो संख्या आपने लिखी है 75, अब इसमें पहले क्या करेंगे, भाग दे के देख लो। हमने मान लिया छोटी छोटी संख्या, तो छोटे से स्टार्ट करते हैं, पहले 3 का ही भाग देते हैं। 3 का ही जैसे आप भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 3 5 15, कितना आ गया 25। और आपको पता है 25 जो होता है वो कितना होता है 5 गुणा 5, इसका मतलब 25 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 3, पहले से मिल गया। ठीक है, अगर आपको लगता है सर ऐसे कैसे हम करेंगे, नहीं समझ में आ रहा, तो कुछ नहीं, 75 जो है इसके आप क्या कर लीजिए, फैक्टर कर लीजिए। क्या कर लीजिए, फैक्टर। कैसे, देखो एलसीएम मेथड जो होता है आपने पढ़ा होगा, जो जैसे 75 लिखा है, ठीक है, इसके क्या करना है, फैक्टर करना है। फैक्टर ऐसे करना, स्टार्ट कर दीजिए। 75 में किसका भाग जाएगा, पहले 3 का ही भाग जाएगा, 3 दूनी 6, 3 5 15। फिर किसका भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5। फिर एक बार और 5 का भाग जाएगा, कितना आ जाएगा 1। तो हमने क्या कहा कि 75 को कितना लिख सकते हैं हम, 75 को लिख लिया सर, इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 5 गुणा 5, इतना लिख सकते हैं। और हमें इसमें किसी नंबर का भाग देना और पूर्ण वर्ग संख्या बतानी। अब आपको पता चल रहा है जो जोड़े में संख्याएं होती हैं वही पूर्ण वर्ग बनाएंगी, इसका मतलब भाग किसका देना पड़ेगा, फिर 3 का, तभी तो ये कटेगा। तो इसीलिए हम ऐसे भी बता सकते हैं, तो किसका भाग देना पड़ेगा 3 का, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 12 लिखा है कितने वर्षों में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 गुना हो जाएगा। कितने वर्षों में कोई धन 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाएगा।
दर कितनी है 5%, पैसा कितना हो रहा है 2 गुना। अब या तो पैसा आप कुछ मान लीजिए, पैसा क्या करिए मान लीजिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो साधारण ब्याज को हम कहते हैं SI। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है फॉर्मूला, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, ये फार्मूला होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक पैसा हमें मानना पड़ेगा और दर हमें पता है, दर दिया गया है, दर होती है R। तो R हमें कितनी दी गई है 5%। R कितनी दी गई है 5%। ठीक है, R कितनी दी गई हमें 5%। और हमें काम कर लेते हैं, मूलधन मान लेते हैं, माना कि मूलधन कितना है हमारा P। समय हमें पता करना है, समय का क्या करना है पता करना है, मूलधन P। और हमने माना, कहा गया कि ये पैसा कितना हो जाता है 2 गुना। अगर हमने किसी बैंक में P रुपए जमा किए होंगे तो ये कुछ समय बाद कितने हो जाएंगे 2P हो जाएंगे, डबल हो गए होंगे। इसका मतलब P जमा किए थे 2P हो गए, तो हमें ब्याज कितना मिला होगा P रुपए का। ब्याज कितना मिला होगा P, तो ये हमारा क्या है ब्याज मिला है P। तो हम बताओ लगा सकते हैं कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है PRT बटे 100। तो हमने लिख लिया मूलधन तो हमारा कितना था P, दर हमारे पास कितनी है 5, समय हमें पता करना है बटे में 100, ये मिला साधारण ब्याज। और वास्तव में अगर जब P रुपए थे 2P हो गए तो ब्याज मिला कितना है P, तो P के क्या कर दिया बराबर। अब बताओ अगर आपको ये सॉल्व करना है तो ये इस साइड जाएगा ऊपर चला जाएगा, ये कहाँ चला आएगा नीचे। लेकिन आप चाहें तो ये P से P क्या कर सकते हैं काट भी सकते हैं। ठीक है, काट भी सकते हैं, अगर नहीं काटना है तो आप ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मत काटिए, तो आप इसको तो काट ही सकते हैं। ठीक है, T निकालना है तो T को यहीं रखो। ठीक है, T को यहीं रखो तो बराबर ये क्या रहेगा P गुणा, ये पलट जाएगा तो 20 कहाँ चला जाएगा ऊपर और P कहाँ जाएगा बटे में, ये देखो कट जाएगा, कितना आ गया T बराबर 20 वर्ष। T बराबर कितना आ जाएगा 20 वर्ष। T बराबर कितना आ जाएगा 20 वर्ष। इसका मतलब आंसर हमारा कितना है 20 वर्ष। क्लियर। एक तो सवाल ऐसे लग जाएगा फॉर्मूले से। एक आप एक बात बताइए, ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे आप जब पढ़ते हैं सवाल, जैसे 5% है, 5% कितना है 5%। इसका मतलब होता है कि अगर हम इसको प्रतिशत हटाते हैं तो हम कितना लिख सकते हैं इसको 5/100। तो 5% अगर एक साल में ब्याज मिलता है तो हम ये कह सकते हैं कि सर जो 100 रुपये पर एक साल में मिलने वाला ब्याज कितना है 5। जितनी दर होती है वो 100 रुपये पर मिलने वाली एक साल का ब्याज होता है, वो क्या कहलाती है दर कहलाती है। दर की डेफिनेशन ही होती है कि 100 रुपये पर मिलने वाला एक वर्ष का ब्याज ही क्या कहलाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट दर कहलाता है। ठीक है, तो अगर ये 5% 100 रुपये पर 5, तो हम क्या करेंगे, हमने मूलधन मान लिया कितना 100 और ये कह दिया कि 100 रुपये कुछ समय बाद कितने हो जाएंगे 200। 100 रुपये कुछ साल बाद कितने हो जाएंगे 200। तो फिर हमने ये पता कर लिया कि अगर 100 रुपये कुछ साल बाद 200 हो जाएंगे तो हमारे पास जो ब्याज हमें मिलेगा वो कितना ब्याज मिलेगा 100 रुपये का ब्याज मिलेगा। कितने रुपए का ब्याज मिलेगा 100 रुपये का। और हमें ये भी पता है कि सर एक साल में ब्याज कितना मिलता है हमें 5। एक साल में ब्याज कितना मिलता है हमें 5 रुपये का ब्याज मिलता है। ठीक है, तो हमने लिख लिया है कि एक साल में अगर 5 रुपये का ब्याज मिलता है और हमें ब्याज कितना चाहिए 100 रुपये ब्याज चाहिए, तो अगर हमें इसको 100 बनाना पड़ेगा तो और एक बात सुनो, यहीं पे साधारण ब्याज क्या होता है हर साल कैसा होता है इक्वल होता है। अगर एक साल में 5 रुपये मिलेगा तो 100 रुपये ब्याज मिलने में कितने साल लग जाएंगे 20 साल, 20 5 100। तो हमें इसको 100 बनाना है तो हमें कितने का गुणा कराना पड़ेगा, या इसका 5 का भाग दे दो, उसमें सीधी सी बात है। ठीक है, 5 का 20 का गुणा करेंगे तो इसमें भी कितने का गुणा करेंगे 20 का, तो आंसर कितना आ जाएगा 20 साल में कितना ब्याज मिलेगा 100। बस यही आंसर हमारा कितना आ जाएगा 20 वर्ष। ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और ऐसे भी आप फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लिखा है यदि x अनुपात y बराबर 6:5 हो तो 5x + 3y रेशियो 5x - 3y किसके बराबर होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, x अनुपात y बराबर 6:5 हो तो 5x + 3y रेशियो 5x - 3y किसके बराबर होगा, ये बताना है। बताइए। देखते हैं। देखो
कैसे लिखा है? जैसे लिखा है x अनुपात y बराबर कितना 6:5, ये हमने लिख लिया। तो इसमें हम ये कर सकते हैं, एक तो यही तरीका होता है, इसको हम क्या करते हैं बटे में लिख लें सर, x बटे y बराबर 6/5। क्रॉस मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं आप, ठीक है। 5x बराबर कितना आ जाएगा 3y। अब फिर किसी न किसी की वैल्यू रखकर आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। हमें मान किसका निकालना है? जिसका मान निकालना है। जैसे हमें वैल्यू किसकी निकालनी है कितनी 5x + 3y अपॉन 5x - 3y, इसका मान पता करना है। तो इसमें किसी न किसी एक की वैल्यू पता होनी चाहिए, जब भी हमारा सवाल लगेगा। तो अगर हम चाहें तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं, गुणा करा लें। तो 5 × 5, तो ये कितना हो जाएगा 5x बराबर 6y। तो बताओ जहाँ जहाँ 5x होगा उसकी जगह हम 6y रख सकते हैं, तो यहाँ पर वो वैल्यू रख दो। तो 5x की जगह कितना रख सकते हैं 6y। तो हम यहाँ कितना हो जाएगा 6y + 3y अपॉन 6y - 3y। इसे सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा 6 और 3 कितना हो जाएगा 9y अपॉन 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 3y। तो इसको 22 से 22 का हो जाएगा, कट जाएगा, 3 × 3 = 9। तो कितना बचेगा ऊपर तो 3 बचेगा बटे में 1। अगर इसको रेशियो में बनाना है तो कितना बन जाएगा 3:1। अनुपात में कितना आ जाएगा 3:1। कहाँ रहा? ये रहा ऑप्शन, ठीक है। एक तो यही तरीका है लगाने का, ठीक है, क्लियर। अब अगर हम चाहें तो थोड़ा शॉर्ट और कर सकते हैं। इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जैसा वैल्यू लिखा होता है, लेकिन ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर पूछा गया सवाल जो पूछा गया है उसमें जैसे घात कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अंश और हर की घात कैसी होनी चाहिए, समान। यहाँ देखो x की घात 1 है, y की घात भी 1 है, यहाँ x की घात 1 है, y की घात 1 है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर x की घात 2 है और यहाँ पर y की घात 1 ही है तो फिर आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख पाएंगे, जो बताने जा रहे हैं, ठीक है। देखो इसमें इस सवाल में क्या कर सकते हैं, x का मान डायरेक्ट 6 और y का मान डायरेक्ट 5 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखो x की जगह 6 रखो, कितना हो जाएगा 6 × 5 = 30 प्लस y की जगह कितना रखोगे 5, 5 × 3 = 15 बटे। अब यहाँ रखोगे कितना 6 × 5 = 30 माइनस 5 × 3 = 15 बन गया। अब ऊपर जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा 45 और घटाओगे कितना बचेगा 15। तो आप काट दोगे 15 × 3 = 45, तो 3/1 आएगा। 3/1 का मतलब कितना होता है 3:1। 3/1 का मतलब क्या होता है 3:1। नेक्स्ट, ठीक है, लिख लीजिएगा। अगला लिखा है एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से चलती है। 350 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। 350 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, समय आपको बताना है। तो देख लीजिए सवाल, आप बताइए चाल बराबर क्या होता है, सभी ने पढ़ रखा होगा। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, ठीक है, एक ये फॉर्मूला होता है। और अगर आपसे कोई दूरी पूछ ले तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय, ठीक है। अगर आपसे कोई समय पूछ ले तो समय का भी मात्रक समय का फॉर्मूला होता है जितनी दूरी है उसमें अगर आप चाल से भाग दे दें, किससे भाग दे दें चाल से, तो आपका क्या मिल जाएगा समय पता चल जाएगा, ठीक है। तो यही समय शायद हमसे पूछा गया है, तो ये फार्मूला हम बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं। लिखा एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 75 क्या है ये 75 क्या दी गई हमें चाल, दूरी कितनी है 350। तो आप कहेंगे सर समय मतलब टी बराबर कितना होता है, दूरी कितनी है हमारे पास 350 भाग चाल कितनी है हमारे पास 75 का भाग देना है। बस ये सॉल्व कर लीजिए, 25 से कट जाएगा, 25 से भी कट जाएगा, 5 से कटेगा, ठीक है। आप भाग दे लीजिए, 25 से काट देते हैं डायरेक्ट। देखो 25 से कम 25 कितना बचा 10, तो 25 चौको 100, यहाँ कितना बचेगा 25 × 75 मतलब 14/3 घंटे। और सॉल्व कर सकते हैं इसको, सही बटे बना सकते हैं। या ऑप्शन कैसा है हमारा 4 घंटे 10 मिनट, 4 घंटे 20 मिनट, 4 घंटे 30 मिनट, 4 घंटे 40 मिनट, तो मिनट में ही बनाना पड़ेगा। तो आप पता है 1 मिनट में 60, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, उसको बाद में चेंज कर लेना। तो आप बताओ 3 चौको 12, 4 घंटा तो पूरा हो गया और 2/3 आ जाएगा। तो हम इसको कितना लिख सकते हैं सर 4 घंटा तो पूरा है हमारा, ठीक है।
इसको कितना लिख सकते हैं, देखो बिगाड़ लें थोड़ा, इरेज करने के बाद इसको हम कितना लिखे, 4 सही 2/3। तो यहाँ से 4 घंटा तो पूरा है, ठीक है। और 2/3 को हम क्या बनाएंगे, घंटा। अगर हमें 2/3 घंटे को मिनट बनाना है तो 60 का क्या कराना पड़ेगा, गुणा। और 60 का गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40 मिनट। तो 2/3 जो होता है कितने मिनट के बराबर होता है, 40 मिनट के बराबर। तो 4 घंटा 40 मिनट, ये हमारा आंसर रहेगा, 4 घंटा 40 मिनट। कौन सा ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। सवाल पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि सवाल नहीं पूछा जाएगा, ये सवाल जो आपसे पूछा जाता है लगातार पूछा जाता है सवाल, ठीक है। और दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। नेक्स्ट, ठीक है। तो आज आपके 15 सवाल जो थे वो आपके फिनिश हो गए हैं, ठीक है। डेली आप आएंगे, डेली एक आपको प्रैक्टिस है, डेली आपको कराया जाएगा। अगर आप डेली जुड़े रहेंगे तो आपको एग्ज़ाम में बहुत लाभ मिलेगा इसका, ठीक है। बाय।